हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के एक और लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में। क्रांतिकारी आंदोलन, गर्मपंथी आंदोलन के पश्चात जो भारतीय युवाओं में एक असंतोष पनपा, उसके कारण उन्होंने पूर्व में जो कांग्रेस के उदारवादी एवं गर्मपंथी धड़ों के द्वारा जो मार्ग अपनाए गए, उनके स्थान पर त्वरित कार्रवाइयां करना, हथियारों एवं हिंसक मार्गों का सहारा लेना के माध्यम से एक नई ऊर्जा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देने का प्रयास किया। इसी विषय को हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ 1898 ईस्वी से माना जाता है, जहां पर चापेकर बंधुओं के द्वारा ब्रिटिश अधिकारी रैंड व अयस्ट की प्लेग के फैलने के क्रम में की जाने वाली अत्याचारपूर्ण कार्रवाइयों के बदले उन दोनों की हत्या कर दी गई थी। इस कार्रवाई को बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्रिका में अपनी पत्रिका केसरी में प्रशंसनीय बताया था, तथा इसकी तुलना उन्होंने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र चलाकर किए जाने वाले न्याय के साथ की थी। वास्तव में क्रांतिकारी आंदोलन ब्रिटिशों की अत्याचारी, कुकृत्यपूर्ण एवं शोषणकारी नीतियों का परिणाम था। क्रांतिकारी यह समझ चुके थे कि यदि अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है तथा यदि उनसे कुछ प्राप्त करना है, तो उसके लिए अनुनय विनय अथवा अक्रिय प्रतिरोध का मार्ग पर्याप्त सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए उनके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद को पराजित करने के लिए रूसी निहिलिस्ट एवं आयरलैंड के क्रांतिकारियों से प्रेरणा प्राप्त की गई एवं हिंसक क्रांति के मार्ग को अपनाने का निश्चय किया गया। इस पूरे उनके अंतर्गत जो चुनौती थी, उसको भारत में घटित होने वाली बहुत सारी अन्य घटनाओं ने एक प्रेरणा के रूप में कार्य किया, जैसे अकाल, जिसमें हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती थी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत ही उदासीन एवं शोषणकारी रवैया भारतीयों के प्रति अपनाया जाता था। लॉर्ड कर्जन की नीतियां। लॉर्ड कर्जन एक प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल था, जिसने निरंतर ही भारतीयों को नीचा दिखाने, उनके दोयम दर्जे की जाति सिद्ध करने और समय समय पर ब्रिटिश एवं अंग्रेजों को भारत का स्वामी के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया गया था। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की अनुमति देकर भी क्रांतिकारियों में यह संदेश दिया कि अंग्रेज अपनी फूट डालो व राज करो की नीति के चरम पर पहुंच चुके हैं। इसीलिए बहुत तेजी से अंग्रेजों की खिलाफ क्रांतिकारी समूहों ने उग्र हिंसक कार्रवाइयां करने का निर्णय लिया। स्वदेशी आंदोलन में की गई कथित कार्रवाइयों ने भी
क्रांतिकारियों में गुस्सा भड़काया, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने न केवल निहत्थे भारतीयों को निरंतर ही पीड़ित और प्रताड़ित किया, बल्कि इस क्रम में उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों को भी नहीं बख्शा। समय समय पर महिलाओं के साथ किए जाने वाले दुर्भावनापूर्ण दुष्कृत्यों ने भी भारतीय क्रांतिकारियों में इस आग को भड़काने का काम किया। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब रूसी निहिलिस्ट और आयरलैंड के क्रांतिकारी भारतीयों को उनके अधिकार भारतीयों को के समान ही पीड़ित थे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसने भी भारतीयों को प्रेरणा प्रदान की कि वे भी इस मार्ग को अपना के अपनी आजादी को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कारणों में उदारवादी एवं गर्मपंथी कांग्रेस के धड़ों का असफल सिद्ध होना एवं किसी भी प्रकार की मौलिक एवं न्याय संगत सफलता प्राप्त करने में विफल रहना भी इसका एक कारण था। यद्यपि गर्मपंथी नेताओं के द्वारा युवाओं को एक आशा की किरण अवश्य प्रदान की गई थी, परंतु उनका संघर्ष का मार्ग भी किसी प्रकार के परिणाम को या परिणति तक पहुंचने में सफल सिद्ध नहीं हुआ था। इस वजह से भी बहुत तेजी से भारतीय युवा वर्ग असंतुष्ट हुआ और उसने एक ऐसी नीति बनाई या ऐसे मार्ग को अपनाया जिससे वह तेजी से और तीव्रता से रिजल्ट परिणाम प्राप्त कर सके। अब चर्चा करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन की विचारधारा और पद्धतियों पर। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कुछ इसी प्रकार की पंक्तियां भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा समय समय पर दोहराई जाती थी और इन क्रांतिकारी तरानों को गाकर वे न केवल आपस में जोश एवं जुनून को भरने का काम करते थे, बल्कि उनकी इसी भावनात्मक इंटेलिजेंस के कारण लोग उनको आजादी का दीवाना कहकर भी बुलाया करते थे। कमाल की बात यह है कि ना तो उनमें लेस मात्र भी भय होता था कि यदि वे पकड़े जाते हैं अथवा वे कभी भी अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हो सकते हैं, और उनका यही अभयता का व्यवहार लोगों के बीच न केवल एक नई ऊर्जा का संचार करने का कार्य करता था, बल्कि यह विश्वास भी जगाता था कि भारत का युवा भारत की स्वतंत्रता के लिए एवं जनता को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए अपना रक्त का कतरा कतरा भी न्यौछावर करने को तैयार है। इस वजह से क्रांतिकारियों से न केवल ब्रिटिश शासक वर्ग बहुत भयभीत रहता था, बल्कि ब्रिटिश शासन का सहयोग करने वाले जो लोग थे उनमें भी क्रांतिकारियों का भय सदैव बना रहता था। क्रांतिकारियों ने भारतीयों में विश्वास जगाने एवं ब्रिटिश अधिकारियों में भय उत्पन्न करने के लिए हिंसा एवं आतंक के मार्ग को अपनाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना
जो भारतीयों पर अपने अत्याचार के लिए इनफेमस हो, या अपने संसाधनों को जुटाने के लिए डकैतियां करना, ट्रेनें लूटना, जैसे कि काकोरी कांड ऐसा एक प्रमुख कांड है। समय समय पर शस्त्रागारों पर हमला करके शस्त्रों को जुटाना, इस प्रकार की कार्रवाइयां निरंतर की जाती रहती थी। हम देखते हैं कि गदर जैसे आंदोलन भी क्रांतिकारियों के द्वारा आयोजित किए गए, और यह प्रयास किया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के समय कैसे भी ब्रिटिश या अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जा सके। साथ में पत्र पत्रिकाओं के उपयोग के द्वारा अपनी विचारधारा का प्रसार करना, अंग्रेजी अधिकारियों को कैसे भी लोभ एवं लालच के माध्यम से उनके बीच में पेनिट्रेट करना, उनसे गोपनीय सूचनाएं हासिल करना, और उन सूचनाओं के माध्यम से अपनी नीति का नियोजन करना। तो इस प्रकार की गतिविधियां उनके द्वारा की जाती थी। इस क्रम में यदि हम संगठन की बात करें तो सबसे प्रारंभिक रूप से जहां चापेकर बंधुओं के द्वारा किया गया हत्याकांड एक असंगठित क्रांतिकारी प्रतिरोध का मार्ग था, वहीं संगठित रूप से हमें क्रांतिकारी समूहों के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में अनुशीलन समिति प्रारंभिक संगठित गतिविधियों के रूप में सामने आती है। अनुशीलन समिति का गठन 1902 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। इसके फाउंडर सतीश चंद्र बसु थे, जिन्होंने अपनी बहन निवेदिता एवं स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा प्रेरणा दिए जाने पर अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। अनुशीलन समिति बंकिम चंद्र चटर्जी के नाटक अनुशीलन तत्व या थ्योरी ऑफ डिसिप्लिन से प्रेरित थी। अन्य संरक्षकों में पी मित्र एक प्रमुख दिशा निर्देशक थे। इस संगठन की प्रमुख शाखाओं को बनारस व पटना जैसे प्रमुख भारतीय शहरों में भी खोला गया। जहां बनारस की अनुशीलन समिति 1908 में गठित की गई, वहीं पटना में इसकी शाखा 1913 में विस्तारित की गई, और इन शाखाओं की संस्थापना सचिन सान्याल के नेतृत्व में की गई थी। सचिन सान्याल स्वयं भारत के प्रमुख क्रांतिकारी महानायकों में से एक है, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का आगे चल के गठन किया और भारत को क्रांतिकारी गतिविधियों के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने का काम किया। स्वदेशी आंदोलन के समय ये अनुशीलन समितियां बहुत अधिक सक्रिय रहीं। इन समितियों ने बिपिन चंद्र पाल और ब्रह्म बांधव उपाध्याय जैसे प्रमुख गर्म दलीय नेताओं का भी समर्थन प्राप्त किया। डकैती डालना, बम से अंग्रेज अधिकारियों को समक्ष खाना, अथवा दुर्दांत ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना आदि कार्रवाइयों के माध्यम से अनुशीलन समिति के सदस्य अपनी समय समय पर उपस्थिति भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दर्ज कराया करते थे। अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा विभिन्न समय पर पत्रिकाएं भी प्रकाशित की गई, जैसे युगांतर और संध्या जैसे प्रमुख पत्र क्रांतिकारियों के द्वारा प्रकाशित किए जाते थे।
इसी में युगांतर समूह एक प्रमुख अनुशीलन समिति का घटक था, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। यह एक गोपनीय क्रांतिकारी समूह था जो कलकत्ता में स्थित था। इसके संस्थापक अरविंदो घोष, बरिंद्र घोष, राजा सुबोध मलिक और भूपेंद्र नाथ दत्त थे। युगांतर समूह का मुख्य लक्ष्य शस्त्र एवं विस्फोटकों का संग्रह करना और उनका निर्माण करना था। युगांतर पत्र का अनुशीलन समिति के दो प्रमुख सदस्यों वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा साप्ताहिक रूप से प्रकाशित की जाती थी। इसी क्रम में हम देखते हैं कि प्रारंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों में जो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियां पूर्वी भारत के अंदर घटित हुई, उसमें मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 के अंतर्गत घटित हुआ और इसमें दो प्रमुख क्रांतिकारियों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा ये घटना को नियोजित किया गया और अंजाम देने का कार्य किया गया। मुजफ्फरपुर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जब डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम के द्वारा हमला करने का इंतजार करते हैं, उसी समय एक महिला की निकलने वाली गाड़ी पर धोखे से वह बम गिर जाता है। यद्यपि यह घटना अनजाने में घटित हुई और बाद में ये जानकारी जब उनको मिलती है तो इस विषय में वो काफी पश्चाताप भी करते हैं। प्रफुल्ल चाकी वहीं पे आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अन्य सहयोगियों मृत्युंजय चक्रवर्ती और कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय जो इनके सहयोगी थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। खुदीराम बोस को इस क्रम में फांसी दे दी जाती है और खुदीराम बोस उस समय भारत के सबसे कम उम्र के नौजवान थे जो कि फांसी पर लटकाए गए थे। अवनव भारत मंदिर, अवनव भारत मंदिर जिसको हम यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, 1904 में घटित हुई थी। इसका गठन वीर सावरकर एवं गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र प्रांत में किया गया था। इस संगठन के पीछे वीर सावरकर की गहन क्रांतिकारी दृष्टि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें इसकी प्रेरणा मैजनी के यंग इटली से प्राप्त हुई थी। प्रारंभ में इस संस्था का नाम मित्र मेला था। बाद में इसको पुनः नामकरण अभिनव भारत के रूप में किया गया। विनायक सावरकर ने मैजनी चरित्र नाम से लेख लिखने का कार्य भी किया था। लेफ्टिनेंट विलियम कर्जन वैली का लंदन हत्याकांड जो कि 1909 में घटित हुआ। विलियम कर्जन वैली भारतीय विद्यार्थियों के साथ एक आयोजित भोज में आमंत्रित थे, जहां पर शीघ्र ही भोज के मध्य में कर्नल वाइली, कर्जन वाइली एवं कुछ भारतीय विद्यार्थियों के मध्य ब्रिटिशों के द्वारा भारत पर किए जाने वाले अत्याचार के ऊपर बहस होना प्रारंभ हो जाती है। यह बहस इतनी अधिक तीव्र हो जाती है कि वहां पर मदन लाल ढींगरा नाम के एक युवा विद्यार्थियों के द्वारा रोष में आकर लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम वाइली की हत्या कर दी जाती है।
बाद में मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको काले पानी की सजा दी जाती है। यद्यपि मदन लाल ढींगरा काले पानी ले जाए जाने वाले जहाज से भाग जाते हैं, परंतु उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस 1909 में घटित हुआ था। इसमें नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जैक्सन का नियुक्ति की गई थी। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे संगीत सारता स्क्रीनिंग के समय उनकी राजनीतिक हत्या की गई। ऐसा जांच में पाया गया कि विनायक दामोदर सावरकर ने 20 ब्राउनिंग पिस्तौल के माध्यम से इसकी हत्या की गई और उस पिस्तौल का जो अरेंजमेंट था वो सावरकर जी के द्वारा कराया गया था। सावरकर को जैक्सन के मर्डर में गिरफ्तार किया गया और उनको कारावास की सजा सुनाई गई, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके लिए वह 1910 तक अंडमान की सेलुलर जेल में ही बंद रहे। हावड़ा गैंग केस। हावड़ा गैंग केस जो कि 1910 में हुआ था, हावड़ा सिप्पो कॉन्स्पिरेसी केस का भाग था। इसके नेता जतिन नाथ मुखर्जी थे। 47 बंगाली इंडियन नेशनलिस्ट जो कि अनुशीलन समिति के सदस्य थे, उनको शमसुल आलम नाम के इंस्पेक्टर की हत्या के प्रयास में हत्या करने के कारण गिरफ्तार किया गया। जतिन नाथ मुखर्जी और नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी, इन दोनों को 1 वर्ष के लिए नजरबंदी के अंतर्गत रखने का इस केस में काम किया गया था। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो कि 1912 में हुआ। इस घटना के नेतृत्वकर्ता रासबिहारी बोस थे। अन्य नेतृत्वकर्ताओं में बसंत कुमार विश्वास, अवध बिहारी, मास्टर अमीरचंद, बाल मुकुंद प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के मर्डर की योजना बनाने का कार्य किया था। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में थे और दिल्ली जो थी उस समय भारत की कैपिटल या राजधानी के रूप में नियुक्त की गई थी। क्रांतिकारियों के द्वारा इसी अवधि में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के लिए बम फेंका गया, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग तथा अन्य उनके सहयोगी घायल हो गए। कुछ लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई। बाद में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रासबिहारी बोस किसी भी प्रकार से नजर से बचते हुए भारत से भागकर जापान चले गए। वहीं चरणदास को कारावास का सामना करना पड़ा। भारत से बाहर संचालित होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन। इंडियन होम रूल सोसाइटी जो कि 1905 में जिसको गठित किया गया था, उसके श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा उसकी स्थापना की गई और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बीडी सावरकर के द्वारा 1907 में उसका नेतृत्व किया गया। सोसाइटी ने पैसिव रेसिस्टेंस और नॉन वायलेंट सेल्फ रूल के लिए वकालत की। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन सोशलॉजिस्ट नाम का एक पत्रिका भी अपने विचारों के प्रचार प्रसार करने के लिए और भारतीय स्वतंत्रता का पक्ष रखने के लिए प्रकाशित की जाती थी, जो कि इंडियन होम रूल सोसाइटी का एक मुखपत्र था।
इंडिया हाउस, इंडिया हाउस जो था वह भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक प्रमुख हॉस्टल था, जो आगे जाकर भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र के रूप में उभरता है। सर कर्जन वाइली की 1909 में हत्या के बाद हाउस को डिसबैंड कर दिया जाता है। इंडियन होम रूल सोसाइटी वार्षिक रूप से इंडिया हाउस में एकत्रित होते हैं और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के विषय में निर्णय लेने का काम करते हैं। गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई। गदर क्रांतिकारी पंजाबी इमिग्रेंट्स जो कि नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित थे, उनका एक समूह के द्वारा इसका गठन की नींव रखी गई थी। गठन की नींव सैन फ्रांसिस्को नामक शहर में रखी गई, जिसके नेतृत्व करता लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना प्रमुख रूप से थे। लाला हरदयाल ने प्रारंभ में इस संगठन का नाम हिंदुस्तान गदर पार्टी रखा था। पहली बैठक के जो आयोजित की गई, उसमें बाबा सोहन सिंह भकना को गदर पार्टी का सदस्य का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं लाला हरदयाल उसके जनरल सेक्रेटरी बने। अन्य सदस्यों में भाई परमानंद और हरनाम सिंह टुंडीलात प्रमुख नेता थे। गदर पत्रिका गदर आंदोलन की प्रमुख विशेषता रही, जिसका प्रकाशन उर्दू और गुरुमुखी में किया जाता था। गदर पत्रिका एक साप्ताहिक रूप से प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका थी और इसमें गदर की गूंज नामक एक अत्यंत ही लोकप्रिय गीत का प्रकाशन किया जाता था। इस संगठन के द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों का हत्या करना, ऐसे ब्रिटिश अधिकारी जो भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए या किसी भी प्रकार की अपनी तानाशाही के लिए जाने जाते थे, उनको सबक सिखाने का कार्य गदर संगठन के द्वारा किया गया। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विद्रोह के लिए भी गदर क्रांतिकारियों ने धन जुटाने एवं शस्त्र आपूर्ति करने की योजना बनाई थी और इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध की अवधि के बीच में ही अंग्रेजों को भगाने के लिए सशस्त्र विद्रोह का आयोजित करना था। यद्यपि यह योजना क्रियान्वित होने से पूर्व ही ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा पकड़ लिया जाता है एवं यह प्लान विफल सिद्ध होता है। षड्यंत्र करने के लिए 42 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया जाता है और इसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के रूप में कोर्ट के अंतर्गत संचालित वाद में गदर क्रांतिकारियों को सजा दी जाती है। गदर क्रांतिकारियों की सबसे प्रमुख उपलब्धि भारत में विद्रोह के लिए एक मार्ग प्रशस्त करना, लोगों में क्रांतिकारी विचारधारा को जगह देना, जनता के बीच में ऊर्जा एवं उत्साह का संचार करना और ब्रिटिशों में यह संदेश देना था कि बाहर रहने वाले भारतीय भी भारत से
अछूते, कटे एवं भारतीय समस्याओं से दूर नहीं है, बल्कि वे भी भारत में होने वाली घटनाओं में अपना योगदान करने के लिए सर्वस्व निछावर करने को तैयार है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई, कोमागाटा मारू इंसिडेंट। कोमागाटा मारू इंसिडेंट भारत कनाडा के बीच में घटित हुई एक प्रमुख घटना है। इस घटना के अंतर्गत गुरमीत सिंह नाम के एक भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा कोमागाटू गाटामारू जहाज लेकर जापान से कनाडा जाने का निश्चय किया गया और उसमें यह तय किया गया कि वहां जाकर भारतीय एक स्वतंत्र जीवन यापन करेंगे। जब कोमागाटामारू शिप कनाडा के तट पे पहुंचती है तो कनाडाई सरकार ब्रिटिश अधिकारियों के दबाव में वहां पर किसी भारतीय को उतरने की अनुमति नहीं प्रदान करती और जहाज को वापस भारत के बंदरगाह पे लौटा दिया जाता है। जब ये जहाज भारत के बंदरगाह पे लौटती है तो वहां मौजूद ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा वहां खड़ी ट्रेन में कोमागाटामारू के सभी यात्रियों को तुरंत चढ़ने के निर्देश जारी किए जाते हैं। कोमागाटामारू शिप पर मौजूद भारतीय जो कि अत्यंत थके हुए थे, लंबी यात्रा से परेशान थे, इस आदेश का पालन करने से इनकार कर देते हैं। आदेश की अवहेलना सुनकर ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा उन पे कार्रवाई करने का निश्चय किया जाता है। आपस में होने वाली झड़प में 22 भारतीयों की मृत्यु हो जाती है और बहुत सारे लोग घायल भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। कोमागाटामारू घटना भारत कनाडा संबंधों पर एक कलंक का अध्याय है। आज भी कनाडा सरकार अपने इस दुर्व्यवहार एवं अक्षम्य व्यवहार के लिए समय समय पर माफी मांगती आई है। आइए, इस प्रकार से ये प्रमुख घटनाएं हैं जिनको प्रथम चरणीय क्रांतिकारी संगठनों के द्वारा अंजाम दिया गया। प्रथम चरण के प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं में सचिंद्रनाथ सान्याल एक प्रमुख नाम है, इनके द्वारा आगे जाके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। अन्य योगदान में अनुशीलन समिति जो कि 1913 में पटना में गठित हुई, वह उसके फाउंडर थे। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में सान्याल एवं रासबिहारी बोस ने वायसरॉय हार्डिंग पर बम से हमला करने का काम किया था। अन्य उनमें गदर कॉन्स्पिरेसी में वह उनकी एक प्रमुख भूमिका रही। जब वो जापान भाग गए तो वे भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में भारत में पहचाने जाने लगे। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे प्रमुख भारतीय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने और मेंटरिंग देने का, दीक्षित करने का कार्य किया था। सान्याल एवं गांधी के मध्य होने वाले डिबेट में गांधी की आलोचना करते हुए सान्याल के द्वारा गांधी के ग्रेजुअल अप्रोच का उन्होंने बहुत मुखर विरोध किया और इसको भारतीय एवं भारतीयों के विरुद्ध उनके द्वारा बताया गया था। सान्याल को काकोरी ट्रेन कांड में संलग्नता के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उनको सलवर जेल में भेज दिया गया, जहां उनके द्वारा बंदी जीवन नामक प्रसिद्ध किताब लिखी गई।
जो कि 1922 में प्रकाशित हुई। बीडी सावरकर। बीडी सावरकर भारतीय इतिहास के प्रमुख क्रांतिकारी नायकों में से एक हैं। इनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक में हुआ था और विनायक दामोदर सावरकर को बी सावरकर के रूप में जाना जाता है। वीर सावरकर ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में 1857 की क्रांति को पहचाना था। उनके द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया। वह इंडिया हाउस के भी एक प्रमुख सदस्य थे और हिंदू महासभा में भी उनके द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई। वह उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और भारत कैसे एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है, किस प्रकार से वर्तमान भारत को एक नवगठित उत्साहपूर्ण राष्ट्र की रूप में स्थापित किया जाए, इस बात को उनके द्वारा स्थापित करने का कार्य किया गया। उन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदुत्व, जोसेफ मेजिनी बायोग्राफी एंड पॉलिटिक्स नामक आदि किताबें लिखी थी। वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर में स्थित अंडमान निकोबार की जो राजधानी है में स्थित एयरपोर्ट का नाम बी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में किया गया है। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। वह अरविंदो घोष और निवेदिता से प्रभावित थे एवं उनकी भाषणों को सुनकर भारत भारतीयों के लिए है, यह भाव उनमें विकसित हो गया। उन्होंने इनसे प्रेरणा प्राप्त करके स्वदेशी आंदोलन में भागीदारी करी। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वो एक एक्टिव वॉलंटियर के रूप में सामने आए। खुदीराम 15 साल के थे जब उनको प्रथम बार ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध पत्र बांटने के लिए गिरफ्तार किया गया था। 1908 में खुदीराम बोस के द्वारा अनुशीलन समिति ज्वाइन की गई और अरविंदो घोष और वीरेंद्र घोष के अंतर्गत उन्होंने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करना प्रारंभ कर दिया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे हमला करने और उसको सबक सिखाने के लिए एक कार्य सौंपा गया। वे इस कार्य में सफल भी रहे, लेकिन शीघ्र ही उनको ये जानकारी मिलती है कि जिस गाड़ी पे उन्होंने बम फेंका वास्तव में वो किंग्सफोर्ड की गाड़ी ना होके पिंगल कैनेडी की गाड़ी थी, जिसमें 2 महिलाएं सवार थीं। और इसी बात को लेके आगे जो प्रफुल्ल चाकी हैं वह गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं खुदीराम बोस जो है वह गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उनको फांसी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख भारतीय महानायक थे जिन्होंने क्रांतिकारिता के अध्याय में भारतीयों के लिए शौर्य एवं पराक्रम की नई गाथा लिखने का कार्य किया। भारतीय क्रांतिकारिता का अध्याय बहुत ही उज्जवल एवं सेना महान नायकों की शौर्यपूर्ण गाथाओं से भरा हुआ है, जहां प्रथम चरण में वीर सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, सचिंद्र सान्याल
जैसे ऊर्जापूर्ण महानायक भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को गति प्रदान करते हैं, वहीं दूसरे चरण में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सुखदेव जैसे अनेकों अनेक क्रांतिकारियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारिता के क्षेत्र को एक नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान करने का काम किया जाता है। यद्यपि क्रांतिकारी आंदोलन ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए काफी सिद्ध नहीं हुआ, परंतु इनके द्वारा किए गए कार्यों ने अंग्रेजों के बीच में भय उत्पन्न करना और भारतीय युवाओं के असंतोष को सामने लाने का कार्य बहुत ही प्रभावी ढंग से किया था। उसी का परिणाम हुआ कि आगे जाके हम देखते हैं कि भारतीय क्रांतिकारी समूह के द्वारा किया गया बलिदान भारतीय जनता में बहुत ही भारतीय जनता को में नई उत्तेजना को संचार करने वाला सिद्ध होता है। वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग आदि क्षेत्रों में बड़ी संख्या में क्रांतिकारी युवाओं से प्रेरणा प्राप्त कर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग बनते हैं। तो इस प्रकार यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें अवश्य बताएं और बेल आइकन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।